दर्शकों 120 स्कूप में आपका स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर के एक ऐसे युवा जिन्होंने वहाँ के नेचुरल डिज़ास्टर में बहुत सी सैकड़ों जानों को बचाया। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे शहर नागपुर में वो मौजूद है और हमें ये मौका मिला है कि हम अपने दर्शकों को उनसे मिलाएं, मुलाकात करवाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि युवा हमारे देश की एक रीढ़ है जिनसे जो है आदर्श है, जो हमारी दूसरी युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बनते हैं। और ऐसे ही नौजवान रिफत जो कि एक जर्नलिस्ट भी है, उसके साथ साथ अपने उस पत्रकारिता के फ़र्ज़ को निभाते हुए उन्होंने इंसानियत के फ़र्ज़ को जिस तरह से निभाया है उसे हम 120 स्कूप की तरफ से सलाम करते हैं, जिसके लिए उन्हें एजाज़ मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से एजाज़ हासिल हुआ है। लेकिन ऐसे नौजवान सिर्फ एजाज़ों के लिए नहीं हैं, बल्कि लोगों के एक नई मशाल राह है, उन्हें राह दिखाने के लिए। रफ़त, आपका स्वागत है 120 स्कूप में। आप ही बताइए कि किस तरह के हालात थे जब आप रिपोर्टिंग, जो हालात बने थे, आपको कैसे सूझी कि अपनी जान को बचाने के बजाय आप जो है दूसरों की जान बचाने में लग गए? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे मौका दे रहे हैं यहाँ पे बोलने का। खासतौर से अगर हम बात करें, जब 7 तारीख थी, सितंबर की 7 तारीख थी, शायद ही मैं या जितने भी लोग उस बाढ़ में फंसे हुए थे वो शायद इस दिन को कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि लिटरली ये कयामत का दिन था सबों के लिए, मेरे लिए भी। और मैंने भी मौत को करीब से देखा और मेरे साथ साथ हज़ारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने मौत को करीब से देखा और मौत से बच के निकल आए। तो सुबह जब हम जागे, क्योंकि इस एरिया में हम रिपोर्टिंग करते थे और ऑलरेडी हम इस एरिया में थे। कश्मीर के किस इलाके में आपका रिपोर्टिंग? राजबाग का ये इलाका था जहाँ पे सबसे पहले पानी आया, और वर्स्ट हिट जो एरिया है जहाँ पे 24 फीट तक पानी गया, ये वही इलाका है। हम सब सुबह जागे तो मेरे घर में ही मेरे कैमरामैन भी थे उस रात, तो मैंने खिड़की से देखा तो हर तरफ से मैंने पानी देखा इर्द गिर्द, क्योंकि दरिया झेलम का पानी बिल्कुल तेज बहाव के साथ इसी बस्ती की तरफ आ रहा था और मकान और जो दीवारें होती हैं इर्द गिर्द मकानों के, वो कोलैप्स होती जा रही थी। बिल्कुल आवाज़ आ रही थी और खौफनाक मनाजिर थे इर्द गिर्द, और बच्चे, बूढ़े, औरतें सब चिल्ला रही थी, मदद के लिए गुहार लगा रही थी कि बचाओ बचाओ। किसी को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। क्योंकि बर्फबारी देखने की आदत है कश्मीरियों की, बरसात को देखना शायद ये मैं समझता हूँ कि काफी लंबे अरसे बाद हुआ होगा। देखिए, नॉर्मली मैं ये कहूँ कि पानी बहुत ज़्यादा, बारिश जो है, बारिश का सिलसिला बहुत ज़्यादा देर तक चला, लेकिन ये जो सैलाब आई, क्योंकि ब्रिज बहुत ज़्यादा हुए थे, जो बांध थे वो कई जगहों पे कट गए थे और वेरी डीप, बहुत ज़्यादा गहराई से कट गए थे, जिसकी वजह से ये पानी जो है बिल्कुल बस्ती की तरफ आ गया। और बस्ती, ये मैं समझाऊँ आपको कि इर्द गिर्द एम्बैंकमेंट्स हैं जो किनारे हैं, और बस्ती जो है ये लो लाइंग एरिया है, और जो एम्बैंकमेंट्स हैं वो बहुत ऊपर है, यानी कि एक एम्बैंकमेंट से दूसरे एम्बैंकमेंट, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो लेवल है वो 24, 25, 30 फीट तक है इस बस्ती में। जो ही पानी दाखिल होया तो आहिस्ता 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 ये एक बाउल शेप्ड एरिया है, और इस पूरी वादी में पानी बिल्कुल जमा होता गया, बढ़ता गया, और देखते देखते ये 1-1 फीट हर 1 मिनट में पानी बढ़ता जा रहा था, और मौत हर किसी को अपने करीब लग रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो मैक्सिमम जो मकान है इस एरिया में वो 3 मंजिला मकान है, 4 मंजिला मकान है, 5 मंजिल मकान भी है, कम से कम 2 मंजिल मकान तो हर किसी के पास है। अब जिसके पास 1 मंजिल की मकान थी तो वो तो पहले ही उसमें, क्योंकि उसमें भी कुछ लोगों की मौत हुई, वो तो या शिफ्ट हो पाए या जो नहीं हो पाया तो उसकी मौत उसी मकान में हुई। नॉर्मली वहाँ पे 2 मंजिल या 3 मंजिल के मकान हैं, तो जो पहले मंजिल में थे वो दूसरे मंजिल पे चढ़ गए, जब दूसरे मंजिल पे पानी आ गया तो तीसरे मंजिल पे चढ़ गए थे। लेकिन हर किसी को यही खौफ लग रहा था कि मकान ढह जाएगा और वो उसकी मौत हो जाएगी उसमें, तो किसी को उम्मीद नहीं लग रही थी, सिर्फ अल्लाह का सहारा था कि अल्लाह की तरफ से कुछ हो, वरना कोई इर्द गिर्द ऐसा कोई सिस्टम नहीं लग रहा था कि कोई उस सैलाब से बाहर आ पाता। और मैं आपको कहूँ कि लाखों लोग फंसे हुए थे, क्योंकि कोई भी घर से बाहर नहीं निकला था। हर कोई फैमिली जो है, क्योंकि ये बहुत ऐसा शहर है कि वहाँ पे रेंट पे भी बहुत सारे लोग रहते हैं, इर्द गिर्द डिस्ट्रिक्ट से, कई जम्मू से भी बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। और सेक्रेटरीट का दरबार मुँह हमारा सिस्टम है, तो वो भी दरबार मुँह के एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो सेक्रेटरीट या डिफरेंट ऑफिस में काम करते हैं, जो दरबार मुँह जो शिफ्ट आप समझ सकते हैं, वो वाले एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पे थे। तो मैं कह सकता हूँ कि हज़ारों लोग इस पूरे एरिया में थे, लाखों लोग इस पूरे एरिया में थे, सभी फंसे हुए थे। तो कोई आपने फंसने
की जो बात की कि सभी फंसे हुए थे, तो इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है या सरकार जो होती है, जो काम करती है, वो भी अपनी जगह स्थिर हो गई थी? देखिए, जाहिर सी बात है, जब पानी आ गया तो कैपिटल ही बह गया उसमें, तो कम्युनिकेशन का निज़ाम सबसे पहले ठप हो गया। उसके बाद टेलीविजन स्टेशन पे पानी आ गया, वो भी एक कम्युनिकेशन होता है, वो भी बैठ गया। रेडियो स्टेशन वो भी पानी में आ गया। जितने भी सिविल सेक्रेटरीट वो भी पानी में आ गया। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेस थे वो बिल्कुल कोलैप्स हो गए। पुलिस का एक कंट्रोल रूम जहाँ पे है वो भी पानी में आ गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरा निज़ाम एकदम से ठप हो गया। और चीफ मिनिस्टर भी इस पोजीशन में नहीं थे कि वो अपने कैबिनेट कलीग से बात करते और कुछ ना कुछ लोगों के लिए सोच पाते। सब कुछ बैठ पड़ा था, सब कुछ ठप हो गया। और इतने में मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मैंने कई ऑफिसर से बात की। तब तक कम्युनिकेशन चल रहा था फ़ोन का। अर्ली इन द मॉर्निंग जब पानी आ गया तो मुझे उम्मीद थी कि कहीं सरकारी बोट आ जाएगी, उसमें निकल पाएंगे। लेकिन फिर फाइनली मैंने अपनी लेवल पे एक बोट अरेंज किया और उसमें से जब हम निकले तो उसके बाद मैं रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ा। और रेस्क्यू ऑपरेशन में मुझे यही लगा कि मेरी जान कितनी कीमती थी, और जब मैं फंसा था तो मुझे क्या मनाजिर इर्द गिर्द दिख रहे थे। तो मेरी अब जिम्मेदारी ये है, मैंने अपने कैमरामैन से कहा कि आप कंटिन्यू काम करो, जहाँ से कुछ विजुअल्स मिले इर्द गिर्द। मैं तो चल पड़ा अपने काम पे। मैंने बोट्स अरेंज की, दरिया जहली में मैं कूद के गया ऐसे हालात में जहाँ पे 40-50 फीट डीप था वो लेकिन मैं स्विमर हूँ जी। तो ये बैकग्राउंड आपका कैसा, स्विमिंग का बैकग्राउंड कैसा रहा आपका? देखिए, अगर स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं होता तो मैं कूद नहीं पड़ता इस चीज़ में। एक तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वहाँ पे काम आया, और दूसरा ये कि मैं स्विमर था। कॉन्फिडेंस ये थी कि मैं डूब नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ नेगोशिएट करूंगा वाटर के साथ। और लाइफ सेविंग जैकेट भी मेरे पास थी। मैं सोचा कि दोनों को मिला के मैं अपने आप को बचा सकता हूँ और बोट में वहाँ से लेके आऊँगा। ऐसा ही हुआ, मैं चला गया और भी कुछ लोग जुड़ते गए। वहाँ से बोट्स लाई, उनको काम पे लगाया। 5-8 बोट्स उस वक्त जल्दी से मैं मैनेज कर पाया। तो सिलसिला जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का मैंने शुरू किया और 4 दिन तक ये लगातार जारी रहा। जी, आपने जो काम किया है उसको लेकर आपके पास कोई प्लान है? जहाँ जैसे आज आप यहाँ आए हैं अपनी बात रखने के लिए, देश की जनता को कुछ गाइड करना चाहते हैं आप, तो ये कोई ऐसा प्लान आपने रखा है ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कि किस तरह से काम करना चाहिए सरकारों ने? देखिए, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिचुएशन होती है। लेकिन मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूँ, वहाँ ये सिचुएशन है कि सिस्मिक जोन 5 में आता है हमारा एरिया। अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, और ज़्यादा हिट जो एरियाज होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज होते हैं, जो माउंटेन्स एरिया हैं वो होते हैं। और अगर बाढ़ आती है तो वो श्रीनगर शहर या जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे आता है। और शायद पहली ऐसी स्टेट है पूरी कंट्री में जहाँ कैपिटल हिट हो गया और पूरा सब कुछ कोलैप्स हो गया। और चीफ मिनिस्टर भी इस पोजीशन में नहीं थे कि वो कुछ कर पाते काफ़ी देर तक, 2, 3, 4, 5 दिनों तक। लेकिन अगर हमारे पास 2 चीज़ें हों, प्लान ए और प्लान बी, प्लान ए एक जगह रखा जाए, प्लान बी किसी और डिस्ट्रिक्ट में रखा जाए, हाई एल्टीट्यूड एरिया पे रखा जाए। अगर अर्थक्वेक आ गया, प्लान बी फेल हो जाएगा जिसको ऊपर रखा है। अगर बाढ़ आया तो प्लान ए खत्म हो जाएगा, बी काम करेगा। जहां बी बैठ जाएगा ए काम करेगा। यानी कि एक कंट्रोल रूम श्रीनगर में रखने की जरूरत है, एक कंट्रोल रूम किसी और जगह, चाहे बडगाम है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, किसी भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रखने की जरूरत है जहां पर दोनों चीजें एक साथ फेल ना हो। क्योंकि अगर दोनों चीजें फेल हो जाती या एक ही प्लान हो वो फेल हो जाता है, तो वो हमने एक्सपीरियंस किया। हमारे साथ जो हालात बने, वहां पे प्लान ए खाली था और प्लान ए सारा कंप्लीटली खत्म हो गया। कनेक्टिविटी भी बैठ गई, रेडियो स्टेशन बैठ गया, टेलीविजन स्टेशन बैठ गया, जितने भी सोर्सेज थे इंफॉर्मेशन के वो सारा कोलैप्स हो गया। जो एक दूसरे के साथ राबिता रहता, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है रेस्क्यू ऑपरेशंस में या रिलीफ या रिहेबिलिटेशन के वक्त, जो है कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को तब कमांड दे सकता है जब उसके पास कम्युनिकेशन हो, या जब उसके पास कोई रास्ता हो वहां तक जाने का। रास्ते सारे कट चुके थे, कम्युनिकेशन लाइंस बैठ चुकी थी, सारा निजाम ठप हो गया। तो सोसाइटी को वहां पे आना पड़ा और सोसाइटी ने अच्छा रोल निभाया रेस्क्यू ऑपरेशंस में। उसके बाद गवर्नमेंट जागी और उन्होंने काम शुरू किया। मैं समझता हूं प्लान ए और प्लान बी की जरूरत है, और साथ ही कम्युनिटी को तैयार करना है। गवर्नमेंट का एक रोल जरूर है। अगर गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती है तो गवर्नमेंट को ऐसे वॉलंटियर्स तैयार करने की जरूरत पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे वॉलंटियर्स तैयार करने चाहिए कि अगर इस तरह के डिजास्टर्स कभी भी आए तो वॉलंटियरली खुद ही लोग जाएं और वो बचा पाए। लेकिन उस चीज के लिए उन्हें कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट्स देने, चाहे रस्सी देनी है, चाहे बोट्स देनी है, चाहे कुछ ऐसे आग पे काबू पाने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स देने हैं। वो मुझे लगता है एक हर किसी बस्ती में, छोटी हो या बड़ी बस्ती,
वहाँ पे एक स्टेशन कायम करने की ज़रूरत है जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स रखे जाएं और वहाँ पे कम से कम 100, 200, 250 वॉलंटियर्स तैयार करने हैं। जब कभी भी इस तरह की चीज़ें आएँ वो उस स्टेशन पे जाएंगे, चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन पे जुट जाएंगे, लोग उससे बच जाएंगे। नॉर्मली मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर किसी जगह डिजास्टर आता है, 200 लोग, 400 लोग या 500 लोग या 1000 लोग मरते हैं, आप देखिए उस पर कितना खर्चा आता है। एक्सग्रेशिया रिलीफ आप देते हैं, देखिए उस पर कितना खर्चा आता है, रेस्क्यू ऑपरेशन पे कितना खर्चा आता है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पे कितना खर्चा आता है। अगर उससे बेहतर है कि हम प्रिपेयर्ड रहें, वो जो पैसा उस पे हम बाद में पोस्ट डिजास्टर खर्च करते हैं, हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो वही पैसा वहां पे काम आएगा अगर हम सोसाइटी को बेदार करें, अगर हम हर किसी नौजवान को ये बताएं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपकी राइट्स हैं, आपकी ड्यूटीज भी है। मैं समझता हूं कि राइट्स हम मांगते हैं लेकिन ड्यूटी हम नहीं देते हैं, ड्यूटी देने की बहुत जरूरत है। जी, कम्युनिकेशन की आपने बात की, तो आपके ऊपर जो पत्रकारिता की जिम्मेदारी थी अपने चैनल के प्रति, तो आप उसको लेकर उसके साथ साथ आप किस तरह से जूझ रहे थे और कैसे आप जो खबरें हैं लोगों तक पहुंचा रहे थे? देखिए, पहले 2 दिन तक तो कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि रात के दौरान 6 तारीख की रात को मैंने जो कुछ भेजा था, जो पीटीसी थी, जो हालात देखे बताए थे मैंने, तो वही चलता रहा। लेकिन मैं 2 दिन के बाद ओबीवेन के साथ हमारा कांटेक्ट हो पाया और वहाँ से मैं कुछ भेज पाया। और सबसे पहले तो यही गया कि हम वहाँ पे थे, उसके बाद मुझे दिल्ली आना पड़ा और वहाँ पे जो कुछ भी मैं शूट किया था, हमने सारा कैमरा में जितना भी, क्योंकि मैक्सिमम हमने शूट किया और इस एरिया में कोई भी और कैमरा नहीं था हमारे बगैर। जो भी पहले विजुअल्स थे वो सिर्फ ईटीवी ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं, टीवी 18 ग्रुप के पास, वाहिद सिर्फ हमारा कैमरा इस पूरे एरिया में था। जो कुछ भी फुटेज थी सिर्फ हमारे पास थी और वो बाद में चली, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो फुटेज चली जो रिलीज हो गई और उसके बाद लोगों को पता चला एक्चुअली हुआ क्या था इस पूरे राजबाग एरिया में। क्योंकि वहां पे जैसा मैंने कहा कि कोई कैमरा वहां पे उस टाइम था नहीं। सब प्रेस कॉलोनी जो है, मेन प्रेस कॉलोनी लाल चौक में, वो भी पानी में आ चुकी थी। जितने भी प्रेस के ऑफिस थे ऑलमोस्ट सभी पानी में आ चुके थे और अगर था भी कोई प्रेस रिपोर्टर और कैमरा या ओबीवेन कहीं पे थी, वो तो दूर दराज, मतलब बाहर, श्रीनगर सिटी से बाहर थे जहां पे पानी नहीं आया था। लेकिन हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे, बिल्कुल उसी इलाके में थे, उसी शहर के उसी राजबाग इलाके में थे जहां सबसे पहले पानी आया और पानी ने इस पूरे एरिया को अपनी लपेट में ले लिया और वहां से ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग हमने की। और दोनों चीजें मैंने कोशिश की बैलेंस करने की, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी रहा और अपना फर्ज भी निभाया। और उसके बाद जब ये चीजें रिलीज हो गई तो मुझे बहुत अप्रिसिएशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिली, जिससे मुझे मेरे हौसले और बुलंद हुए और मुझे लगता है कि अगर कभी खुदा ना करे ऐसा ना हो, अगर कभी होता है तो मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा कि मैं दोनों चीजें उस वक्त भी निभा लूं। जी, ये बताइए आप हमारे दर्शकों को कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश के युवाओं को खासतौर से? देखिए, मेरा मैसेज यही है कि हमेशा ये सोचना है कि सोसाइटी हमारी है और हम सोसाइटी के हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना पड़ेगी, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि सरकार कब आएगी या कोई कंसर्न एजेंसी कब आएगी। मैं समझता हूँ ये सबका कंसर्न है, जान बचाना हर किसी का कंसर्न है। इसमें हमारी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरे माँ, कोई भी फंसा हो सकता है। इसी तरह से जब मैं अपने लिए कंसर्न हूँ, जब मैं अपनी फैमिली के लिए कंसर्न हूँ, मैं समझता हूँ हर किसी को आपस में एक तालमेल अगर हो तो हर किसी का कंसर्न एक दूसरे का कंसर्न बन जाएगा, एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे ये चीज़ें। तो उसी से सबसे पहले प्रिपेयर्डनेस की हम बात करते हैं या डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की हम बात करते हैं। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा फोर्स कम्युनिटी है, आम लोग हैं। नौजवानों के लिए जो आपने मैसेज कहा, मैं समझता हूं कि नौजवानों को जाग जाना चाहिए और नौजवानों को हिम्मत करनी चाहिए। कभी भी अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये हमारी सोसाइटी है और हमें अपने समाज के लिए काम करना है। जितना भी उनसे बन पाए, लीडरशिप का रोल कुछ लोग ले लेंगे, कुछ लोग फॉलो कर लेंगे और उसके साथ साथ तभी एक टीम बन जाएगी। जब ये टीम बन जाएगी, मैं समझता हूं कि मुश्किलात का आसान वहां पे ही शुरू हो जाएगा। मुश्किलात की आसानी तब बनती है जब एक साथ सब मिल जाते हैं। कहते हैं कि एक साथ यूनिटी इज स्ट्रेंथ एंड यूनिटी इज रियली स्ट्रेंथ। मेरे साथ भी यूनिटी कुछ लोगों ने की, उसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों को पार करा पाए और बहुत रेस्क्यू ऑपरेशन में उससे मदद मिली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया 121 स्कूप से बातचीत करने का। दर्शकों, जो तूफानों से टकराए, जो दरियाओं से टकराए, चट्टानों से टकराए, उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टकराए उसे नौजवान कहते हैं। एक ऐसे नौजवान रिफत अब्दुल्ला आज हमारे साथ थे जो आप बीती बता रहे थे कि उन्होंने अपने पत्रकारिता के फर्ज को और इंसानियत के धर्म को कैसा निभाया। आप देखते रहिए 121 स्कूप। फिर किसी खास शख्सियत के साथ हम आपके साथ सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। चलिए।